रोजगार तो बहुत दूर की बात है। आप तो ये बताइए, आम आदमी से ये पूछिए उनका रोज का गुजारा भी हो पा रहा कि नहीं हो पा रहा। महंगाई से रोजगार से गुजारा नहीं हो पा रहा तो रोजगार कहाँ से लाएंगे। आपकी आयुष्मान योजना ये केवल भंडारा करने का काम है। इन 18 सालों में नर्मदा जी की छाती को पोकलेन और जेसीबी के माध्यम से इतना छल्ली कर दिया जा रहा है। रेस से रोज सैकड़ों की संख्या में ओवरलोड डंपर हरदा से निकल रहे हैं। नर्मदा को पूरा लूट लिया इन लोगों ने और कमल पटेल खुद मिले हुए खुद करवा रहे हैं और अपने आप को नर्मदा पुत्र बोलते हैं। नर्मदा को इतना ज्यादा उत्खनन हो गया है कि नावों से और पोखरन मशीनों से उसकी रेत निकाली जा रही है, उसके अस्तित्व को खतरा पहुंचाया जा रहा है और ये अपने आप को नर्मदा भक्त कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं रुचि वर्मा। 10 सूत्र के अभियान क्या है एमपीसीजी का मूड में हम आज आ पहुंचे हैं हरदा विधानसभा क्षेत्र। हरदा को इसके गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है और इसे मिनी पंजाब कहा जाता है। लेकिन हरदा की एक और खासियत है कि ये कृषि मंत्री कमल पटेल का गृह क्षेत्र भी है। यहाँ पर बीजेपी लगातार सत्ता में जमी हुई है। हालांकि 2013 में कांग्रेस ने यहाँ सेंध मारी थी, लेकिन 2018 के चुनाव में बीजेपी ने उनसे सत्ता वापस हथिया ली। तो आइए मिलेंगे हरदा की जनता से और पूछेंगे क्या है उनकी समस्याएं और उनके मुद्दे। विकास के जो वादे पिछले चुनाव में उनसे किए गए थे वो कितने पूरे हुए और कितने नहीं। साथ ही अगर आज चुनाव करवाए जाएं तो वो सत्ता में किसे देखना पसंद करेंगे। आइए मिलते हैं हरदा की जनता से। मौजूदा मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे छोटे जिले हरदा में पहले के समय में दक्षिण क्षेत्र में मकदई शासन और गोंड राजा इसके शासक। हरदा जिले का बिहुला गांव मुगल शासन का राजस्व केंद्र हुआ करता। 18 मई 1867 को ब्रिटिशों ने हरदा में नगर पालिका की स्थापना की। हरदा में अंडरग्राउंड ड्रेनेज ब्रिटिश वास्तुकार का सबसे अच्छा उदाहरण। हरदा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों का बराबरी से बोलबाला रहा। यहाँ हुए अब तक के 13 चुनावों में 7 बार कांग्रेस और 6 बार बीजेपी ने अपना पर्चा लहराया। साल 1951 में हुए पहले चुनाव में किसान मजदूर पार्टी के महेश दत्त मिश्र ने जीत दर्ज की। आपातकाल के बाद 1977 में पहली बार बाबूलाल सिलारपुरिया ने जनता पार्टी का झंडा बुलंद किया। साल 1993 में पहली बार यहां से बीजेपी के टिकट पर कमल पटेल ने जीत दर्ज की थी। साल 2013 में कांग्रेस के रामकिशोर दोगने ने यहां से जीत हासिल की। 2018 में बीजेपी के कमल पटेल ने फिर वापसी की और 2020 में बनी शिवराज सरकार में कृषि मंत्री का पद संभाल रहे हैं। हरदा में जहां बीजेपी के कद्दावर नेता कमल पटेल एकमात्र चेहरा हैं, तो कांग्रेस में जमकर खींचतान मची हुई है। साल 2013 में कांग्रेस के विधायक रामकिशोर दोगने ने यहां से जीत हासिल की, लेकिन 2018 में आपसी गुटबाजी के चलते दोगने को हार का मुंह देखना पड़ा। साल 2023 में बीजेपी की तरफ से फिर कमल पटेल को संभावित रूप से उम्मीदवार माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस की तरफ से दोगने एक बार फिर चेहरा हो सकते हैं। इस इलाके में कुल मतदाता हैं 2,14,359। हरदा एक सामान्य सीट है। यहाँ सामान्य वर्ग के वोटर्स बड़ी भूमिका निभाते हैं। गुर्जर समाज भी यहाँ संख्या बल में ज्यादा है। यहाँ क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज के करीब 35,000 वोटर्स और यहाँ मुद्दे और चेहरे के बाद जातिगत समीकरण साधना एक बड़ा चैलेंज है। बीजेपी के कद्दावर नेता कमल पटेल शिवराज सरकार में कृषि मंत्री। इसके बावजूद विधानसभा इलाके में एक भी एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं। यहाँ मूलभूत सुविधाओं का बेहद अभाव है, तो वहीं शहर में जनता ट्रैफिक जाम के चलते परेशान है। इस इलाके में मंडी की कमी है। टमाटर उत्पादक किसान को अपनी उपज बेचने के लिए इंदौर मंडी जाना पड़ता है। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के भी हाल बेहाल। 10 सूत्र की टीम इस वक्त मौजूद है हरदा विधानसभा क्षेत्र के घंटाघर मार्केट में। यहाँ हमारे साथ कुछ आम पब्लिक है, हम यहाँ उनसे बात करेंगे हरदा क्षेत्र के विकास के बारे में और उनके मुद्दे के बारे में। आइए बात करते हैं हरदा की जनता से। कुछ मुद्दे आप बताना चाहेंगे? स्वास्थ्य सेवा, रोजगार भी है, सड़क व्यवस्था भी है और ट्रैफिक व्यवस्था बहुत बेकार बिगड़ी हुई है इस वक्त हरदा की। ओवरब्रिज जो रेलवे का जो है वो पड़ा हुआ है अपने डबल फाटक वाला,
और जो अपना छिपानेर का जो है वो पुल अभी तक उसका डाइवर्सन रोड नहीं बना है, तो वो रोड अभी तक चालू नहीं हुआ। पुल करीबन साल भर पहले से बन के खड़ा हुआ है, पर अभी तक रोड चालू नहीं हुआ बराबर। और अगर बात करें यार रोजगार तो जो सभी जो वही है, उसके लिए कोई स्पेशल हरदा नहीं है, पूरा ऑल इंडिया है। रोजगार तो सबके लिए बराबर ही है। कि हरदा की अगर आम जनता के बारे में हम बात करें तो आम जनता की कैसी क्या समस्याएं हैं? सब समस्या है, पूरी रोड खराब हो रही है, कोई व्यवस्था नहीं है किसी प्रकार की। ट्रैफिक कितनी प्रॉब्लम है हरदा में, पार्किंग नहीं है, 4 व्हीलर भरा जाते हैं मार्केट में, तकलीफ होती है। चाहे जहाँ गाड़ी खड़ी करे जाते हैं, लोगों ने बोलो तो माथा पच्ची होती है, लड़ाई के लिए उतारू जाते हैं। आम आदमी समस्या यही है कि रोज़गार नहीं मिल रहा लोगों को, क्योंकि काम धंधे की बहुत वो है और समस्या ज़्यादा है, घरेलू समस्या। काम धंधा यहाँ पे ऐसा क्या है, क्यों नहीं है? इतना जो पहले था वो वैसा नहीं है ना इस बार, हर बार की तरह है। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है 2 साल से, उसकी वजह से और समस्या इंसानों की बढ़ गई है पहले से, ऐसा है। तो यहाँ से अगर यहाँ रोजगार नहीं मिलता तो लोगों कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? बाहर इंदौर, भोपाल या तो फिर पीतमपुर कंपनियों में। और आज जब से बीजेपी सरकार बनी मैं तो परेशान हूँ। मेरा मकान हर साल बारिश में डूब जाता है, मेरी कोई सुनवाई नहीं। अपन ने वो आवेदन भी दिया है, मकान का भी दिया है, सबके दिया, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई बीजेपी सरकार तरफ से। और हम मजदूर आदमी है, धड़ के करते हुए जीते हैं, बस जो काम है हमारा, और क्या है उसमें। आपको पीएम आवास का फायदा नहीं मिला, भी नहीं मिला। ऐसा क्यों? अब वो सरकार जाने, नहीं मिला। इसके आवेदन दिया, आवेदन दे रखा है ना। उनका क्या कहना है? हो जाएगा, अभी तक नहीं हो। 2022 तक का बोला था, 23 लग जाएगा अभी 1 महीने बाद। अभी तक नहीं मिला ना वो मकान। रात में एक ड्यूटी रहती है, एक डॉक्टर ड्यूटी रहती है रात में हरदा हॉस्पिटल में, पर वो भी समय पे मिल जाए तो है, नहीं तो नहीं मिल पाता रात में डॉक्टर। कहीं का आदमी गांव से लोकल से आए मरीज को लेके, सिर्फ सिस्टर मिलेंगी, डॉक्टर तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, एक डॉक्टर रहता है बस। लोग बेरोजगार हैं, हम दूसरों के दुकान पे काम कर रहे हैं। आज तक हमारे लिए कोई पढ़े लिखे, हम ऐसा थोड़ी कि अनपढ़ गंवार हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं हम सब, पर हमारे को आज तक कोई सरकारी रोजगार नहीं मिल पाया है। हाँ, ये भैया पढ़े हुए हैं, ये भी कॉलेज कर रहा है, मैं भी कॉलेज कर रहा हूँ, वो पढ़े लिखे सब पढ़े लिखे हैं, पर हमारे को आज का रोजगार का कोई बेनिफिट ही नहीं मिला, मतलब इस चीज़ में। चाहे मिल कारखाने हो तो चलो काम मिले, कोई है ही नहीं। पर इसकी कोई वही नहीं है ना आज तक। सब पढ़े लिखे लोग यहाँ समझ लो कि 60% लोग बेरोजगार हैं यहाँ पर। हाँ, और सब दूसरों के यहाँ काम कर रहे हैं दुकानों पे प्राइवेट, बाकी रोजगार सरकार तरफ से कुछ नहीं है। यहाँ क्या है कि पहली बात तो क्या हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टर अपना क्या उपयोग करता है, जैसे कोई भी गरीब इंसान आता है तो उसका क्या है कि बोलता है कि हमारे हॉस्पिटल आओ, हॉस्पिटल में पूरा इलाज नहीं कर पाता है। और यहाँ क्या है कि मज़दूरों की बड़ी समस्या है। मज़दूर क्या अपनी मजदूरी में ही काम करता है, उसके अलावा उसका कोई व्यवसाय नहीं है, ना उसकी कुछ कर पाए सरकार कि मज़दूर के लिए कुछ करें। जैसे दुकान पे काम कर रहा तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, बस दुकान पे काम करते रहता है, उसका जीवन यापन उसका वहीं ख़त्म हो जाता है। आदमी के मुद्दे हैं। सबसे पहले बाईपास, जो 1 से 1.5 किलोमीटर की लाइन लगती है डबल फाटक पर, वो ख़त्म हो। दूसरा, सारे रोड ख़राब है, वो पहले बने। ये ट्रैफिक की, साफ सफाई की बहुत सी चीज़ों की कमी है। हम व्यवस्था हर चीज़ की ख़राब है। ट्रैफिक तो पूरे क्षेत्र में इतना ज़्यादा ख़राब है कि ये चाहे जगह हर कहीं ठेला खड़ा कर दिया, ये गाड़ी खड़ी कर दी, और निकलने वालों को कोई सुविधा ही नहीं रहती है। रेलवे ट्रैफिक तो हमेशा ही बंद ही रहता है, जब देखो जब उसको क्या, इसलिए वो तो मेन समस्या हरदा की है, वो कभी ख़त्म होना भी नहीं है। आज 40 साल से यहाँ पे विधायक और जो भी हैं मंत्री हैं, और वो कभी ख़त्म हुई नहीं है और ना होना है, ऐसा क्या लगता हो, क्योंकि सब राजनीति में रहते हैं अपने अपने, कोई एक दूसरे जनता का कोई नहीं भला सोचता। जैसे पंजाब की सुविधा है वो इधर हरदा क्षेत्र में उतनी नहीं है। कहने को है कि खूब मंडी बहुत बड़ी, पर वहाँ जगह जगह गड्ढे हैं, सड़कें नहीं है। वो किसानों के लिए वाला रेस्ट हाउस लगा है तो कुछ भी नहीं है वहाँ पे। कहाँ का रेस्ट हाउस है, कोई उनको न उनके उपज के लिए रात भर बैठे रहना पड़ता, उनको टाइम से उनको पेमेंट नहीं होता। कई लोग किसान उन्होंने आत्महत्या भी करी है, इसीलिए करी कि उनका फसल का पैसा नहीं मिला, या फसल सही पे बिकी नहीं, या उसमें आग लग गई, या जो भी नुकसान हो गया, फसल बाढ़ग्रस्त हो जाती है, हो जाती है। उससे तो किसानों का फ़ायदा तो नहीं हुआ। किसान यहाँ अनाज तो बहुत होता है, पर उसका सही मूल्यांकन किसानों को नहीं मिल पाता होता, यही है।
और जो मिलता है तो वो बड़े लोगों को मिलता है, छोटे किसान छोटे मजदूर इनको उसको किसान का कोई फायदा नहीं। आपको लगता है कि मतलब किसानों को सुविधाएं जितनी सरकार बातें करती है उतना किसान को तो किसान जितना बड़े स्तर पे है उसको फायदा है हर चीज़ का। जो छोटे तबके के लोग हैं, छोटा मजदूर है, छोटी 2-3 एकड़ का किसान है, उसको उतना फायदा नहीं होता। अब ये तो हर चीज़, अब जिनके 2-2, 300 एकड़ की ज़मीन है तो उनको थोड़ा नुकसान भी हो जाए तो कोई नुकसान नहीं कहलाता हुआ। फ़ायदा तो बड़े लोगों को ही होता, छोटे किसान को नहीं होता। जैसा कि आम जनता की समस्या सफाई की समस्या है मैडम, सफाई बराबर होती नहीं है, नाली का कचरा निकलता ही नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान जो चलता है उसके हिसाब से तो हरदा कुछ भी नहीं है, 0 नंबर पे। आप देखिए नाली की समस्या, देखिए नाली में बिल्कुल कचरा है, मच्छर इतने हैं कि पूछो ही मत। सफाई होती नहीं, नगर पालिका करती नहीं है। व्यापार इस समय बहुत कमज़ोर है क्योंकि किसानों की फसल का पैसा उन्हें समय पर नहीं मिला है, इसलिए व्यापार में बहुत कमी आ रही है, जिससे कि व्यापार बहुत पिछड़ा हुआ है। नहीं, गेहूं का उत्पादन, अभी तो सोयाबीन का उत्पादन कम हुआ है, जिसका कि फ़र्क पूरा व्यापार पर देखने को मिलता है। ऐसा क्यों हुआ? लेकिन उनकी फसल कमज़ोर हुई, पैदावार कमज़ोर हुई, उनको समय पर खाद नहीं मिल पा रहा, डीजल पानी नहीं मिल पा रहा, इसलिए वो बाज़ार में पैसा इन्वेस्टमेंट करने में काफ़ी पीछे हैं। शिक्षा तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे स्कूल वगैरह कुछ भी नहीं, टीचर भी अच्छे नहीं हैं, किसी भी तरह का कोई भी आगे बढ़ने का स्कोप नहीं बच्चों के लिए। यहाँ कैसे? अब जो स्कूल है उसमें अब बच्चे को पढ़ाना मजबूरी है यहाँ के लोगों की। सेंट मेरी स्कूल है एक, बाकी तो सनफ्लावर भी कोई काम का नहीं है। सरकारी स्कूलों की क्या? बहुत ज़्यादा ख़राब, कुछ भी नहीं, व्यवस्था भी कुछ भी नहीं है, टीचर्स भी अच्छे नहीं हैं, आधे टाइम तो बैठे रहते हैं, वो पढ़ाते कुछ है नहीं। यहाँ पे मैंने सुना है यहाँ के कृषि कॉलेज के बारे में बात उठती रहती है। हाँ, वो मंत्री जी का देखो अब क्या है, कृषि मंत्री का गृह जिला है ये, अगर वो चाहें तो हो सकता है। इन तमाम मुद्दों पर द सूत्र ने जब इलाके के राजनीतिक नुमाइंदों से बात की तो वो एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए। नमस्कार, द सूत्र की टीम इस वक्त मौजूद है हरदा विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ की चौपाल जम चुकी है। हमारे साथ है बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता, साथ ही हमारे साथ है कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता और कुछ आम आदमी। तो बात करेंगे आज हम हरदा विधानसभा सीट के मुद्दे और विकास के बारे में, साथ ही जानेंगे क्या है यहाँ आम आदमी के मुद्दे और उस पर पक्ष और विपक्ष का तर्क। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे विपक्ष से यानी कांग्रेस से और पूछेंगे उनसे सवाल। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि हरदा विधानसभा सीट के मुद्दे क्या हैं? हरदा विधानसभा सीट में मुद्दे तो बहुत सारे हैं पूरे। तो सबसे पहले तो रोडों की हालत ख़राब है, ठीक है ना, उसके बाद बिजली की व्यवस्था ख़राब है ना, उसके बाद नहरों में पानी की समस्या है, और सबसे बड़ी जो समस्या इस समय चल रही है, आप रोज़ देख रहे हैं कि रोज़ 1-2 किसान रोज़ खाद की लाइनों में ख़त्म हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा खाद भी नहीं मिल रहा, और क्षेत्र में कोई विकास का नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। देखिए, हरदा का जो वर्तमान स्वरूप है, जो हरदा का विकास हुआ है, उसका मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और कमल पटेल जी के विशेष प्रयासों से हरदा का विकास हुआ है। आज जो हरदा की पार्किंग की समस्या की आप बात कर रही हैं, अभी जो हरदा का जो मानपुरा का एरिया है वहाँ पर नगर पालिका के द्वारा पार्किंग की व्यवस्था की जाने वाली है। दूसरा, सड़कों की स्थिति है तो अभी लगभग 100 करोड़ रुपया माननीय कमल पटेल जी ने स्वीकृत करवाया है, जिससे जो सड़कें टूट गई हैं उन सड़कों की मरम्मत का काम चालू होने वाला है। और रही बात, जैसा कि अभी जिलाध्यक्ष कांग्रेस के बोल रहे थे कि नहरों में पानी नहीं है, आज नहरों में पर्याप्त मात्रा में पानी जा रहा है। नहरों की सीमेंट की लाइनिंग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी। इनके ज़माने में तो कच्ची, इन्होंने कहा था खिड़किया में तवा का पानी नहीं जा सकता, आज खिड़किया तहसील में भी तवा नहर का पानी पहुंच रहा है। ज़िले के अंदर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई है। दूसरी बात खाद की बात है, खाद की हरदा ज़िले के अंदर कहीं कोई समस्या नहीं है, और हरदा ज़िला एक ऐसा ज़िला है जिसमें किसान को सोसाइटियों में खाद लेने नहीं आना पड़ रहा है। यहाँ ट्रकों के माध्यम से गाँवों में खाद पहुँचाया जा रहा है, जहाँ किसान आराम से अपना खाद उपलब्ध उसको हो रहा है। बिजली की व्यवस्था में हम देखें तो आज बिजली की व्यवस्था में पहले एक सब स्टेशन था हरदा के अंदर, आज 35 सब स्टेशन तो हरदा के अंदर है ही, और अभी एक 5 MVA का आदमपुर में, 5 MVA का जामली में सब स्टेशन स्वीकृत हो चुके हैं। हरदा जिले की बिजली व्यवस्था, हरदा जिले नहीं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बिजली की समस्या का निजात किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया था, और उसका जो हल है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया।
तो मेरे जीवन में मैंने पहली बार ऐसा देखा है किसी विधायक की फोटो लग के और गांव-गांव खाद बांटा जा रहा है, जबकि ये कोई खाद और सोसाइटियों को नगद में खाद दिया जा रहा है, जबकि खाद मिलना चाहिए क्रेडिट पे, उसके बाद मिल रहा है। दूसरी बात, भैया ने बोला कि सड़कें बहुत ज़्यादा है, तो हम तो बस यही पूछना चाहते हैं कि जब 20 साल से कमल पटेल जी यहाँ विधायक और मंत्री रहे हैं, तो 20 साल में हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कौन सा ऐसा काम करा जिससे कि हमको गौरवान्वित हम सोचे कि हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है। शिक्षा मंत्री रहे उस समय, शिक्षा के क्षेत्र में आज भी लॉ कॉलेज बंद है, अभी तक नहीं खुला है। कृषि मंत्री है, कृषि मंत्री होने के बाद पूरे हरदा जिले की डिमांड है कि यहाँ पे कृषि महाविद्यालय होना चाहिए, उसके लिए उनका कोई प्रयास नहीं है। केंद्रीय महाविद्यालय की बात करें तो केंद्रीय महाविद्यालय आज तक नहीं बन पाया, उसके पीछे क्या रीजन है। और अभी अभी आज तक आपने देखा होगा कि नए रोड बनते हैं तो उसका भूमि पूजन होता है, पर माननीय मंत्री जी ने एक रिन्यूएबल रोड का भूमि पूजन करा। भूमि पूजन करने के बाद भी आज पूरे 22 से 23 दिन हो गए हैं, काम शुरू नहीं हुआ, उसका क्या कारण है? इन्हीं के नेता पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सुरेंद्र जैन ने खुद ने ये मुद्दा उठाया था कि सड़कों की हालत बहुत खराब है। आने वाले समय में हरदा मंडी, मंत्री जी जिस दिन शपथ ली थी उस दिन हरदा मंडी को एक आदर्श मंडी घोषित की थी। आज आप खुद स्वयं जाके देख सकते हैं कि आज हरदा मंडी की क्या दुर्दशा है। और केवल भाजपा झूठ पे राजनीति करती है, झूठ बोलना इनका काम है और झूठ से ही सरकार चला रहा है। 15 साल में इन्होंने नगर पालिका में टीचिंग ग्राउंड होता है उसकी ज़मीन तक नहीं दे पाए। 15 साल को 25 साल बोलूँगा मैं तो। 15 साल तो मंत्री जी विधायक रहे हैं और 10 साल मंत्री जी, है ना। आज तक 25 साल में इतना विकास करा उन्होंने कि नगर पालिका को छोटी सी भूमि तक नहीं दे पाए हैं, जिससे वहाँ के रहने वाले जो रहवासी हैं उनको वहाँ पर आप देखेंगे तो कचरा निपटान जो होता है, वहाँ पे जब कचरा डाला जाता है उस कचरे को नगर पालिका के कर्मचारियों रात में आग लगा देते हैं, और वो आग लगने से आसपास का जो एरिया है उस एरिया में पूरी जो है ना धुआं ही धुआं होता है। वहाँ लोगों को सांस की बीमारियाँ हो रही हैं। जहाँ कचरा डंप किया जा रहा है वहाँ का जो आसपास का जो एरिया है वो पूरा जो जल स्तर रहता है, जो बोरिंग से पानी निकालते हैं, वो पूरा पानी जहरीला हो चुका है। सड़कों की माध्यम से सड़कों की बात करें, सड़कों के लिए काम कर रहे हैं। मंडी की बात करते हैं तो मंडी में अभी जो 19 करोड़ से अधिक रुपए के यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है और देश की सबसे अच्छी मंडी हरदा की मंडी बनेगी, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। अब जाके देखो ना, नहर में अगर हमारे अभी बताया कि नहर में अगर पानी भी आया, और कांग्रेस के ज़माने में जब मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष था तो हम रोज़ चक्का जाम करते थे। 25 से 30 केस कांग्रेस की सरकार ने हमारे ऊपर लगाए थे। आज एक भी किसान कभी नहर के लिए चक्का जाम नहीं कर रहा है। अभी हमारे यहाँ अभी 4 रोज पहले हमने तलाई टप्पर में नहरों के लिए चक्का जाम किया। और रही बात, ये कहते हैं कि आदर्श पंडित, ये इनसे पूछिए कि इनने विकास कहाँ किया। कृषि कॉलेज के लिए व्यवस्था और जगह देख रहे हैं, उसके लिए प्रयासरत है। दूसरी योजनाओं के माध्यम से भी यहाँ पे विकास की बात करते हैं। हम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के माध्यम से ही सड़कों की योजनाएं बनी थी। 60 साल तक इस देश में राज करने वाले जिसके प्रधानमंत्री कहते थे कि भ्रष्टाचार में 1 रुपया पहुँचाता हूँ और 15 पैसे जनता तक पहुँचते हैं। ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है और विकास के लिए कृत संकल्पित है। सभी ने ये बोला कि इतने स्वीकृत हो गए हैं, इतने भूमि पूजन हो गए हैं। पिछले 20-25 साल से, और ये 4 साल का जो कार्यकाल रहा है कमल पटेल का मंत्री मध्य प्रदेश शासन में हमारे यहाँ पे, सिर्फ स्वीकृत हो रहे हैं। डीपीआर बन रही बार बार भूमि पूजन हो रहा है, पैसा खा जाता है, एक भी काम धरातल पे नहीं है। कि ये 25 साल के अंदर एक उपलब्धि बता दे जो उनके द्वारा हरदा को दी गई है, एक उपलब्धि बता दे। सवाल यह है कि स्कीम्स बन जाती हैं, डीपीआर बन जाती है, लेकिन जमीन धरातल पे को जिला किसने बनाया ये पूछो इनसे। भाजपा ने बनवाया, और जिला बनने के बाद ही हरदा का विकास हुआ है। क्या अच्छा, इनने हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष जी के ऊपर सवाल उठाए थे। पूर्व जिला अध्यक्ष जी ने तुलना किससे करी थी? दिग्विजय सिंह के जमाने की सड़कों से तुलना करी थी। दिग्विजय सिंह के जमाने को याद कर लो। ये अभी आप देख रहे हैं विकास नहीं करा तो ये स्टेडियम कौन ने बनाए? भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका थी। जब स्टेडियम बने यहाँ फ्लड लाइट बड़े बड़े लगे। स्टेडियम को जो सुधारा है इन्होंने 7 साल तक नगर पालिका में रहे, इन्हें क्या किया नगर पालिका? एक महीने पहले यहाँ से खंडवा और खिर वाला तो उसका रोड का भूमि पूजन का काम क्यों शुरू नहीं हुआ, ये तो बताएं। रोडों की हालत देख लें, सिर्फ ठेकेदारों से कमीशनों के चक्कर में ठेकेदार भाग गए काम छोड़ के। यहाँ पे ये स्थिति है हरदा की, ठेकेदार काम करना नहीं चाहते हरदा में, और अभी भी वर्धमान में ये हालत है। बिल्डिंगें नहीं बन रही है, स्वयं देख ले सर्वे पूछ लें। हरदा जिले, आप खुद स्वयं सर्वे करें कि हरदा जिले की कितनी बुरी स्थिति है। आज विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। 25 साल पे टोटल कागजों पे विकास है, रोड पे कोई विकास नहीं है। विकास की अवधारणा की जो बात कर रही कांग्रेस, उसके यथार्थ पर कहीं नहीं टिकती। क्योंकि आज सड़कों की बात कर रहे हैं,
इनके कार्यकाल में, अभी माननीय विधायक जी बैठे हुए हैं, इनकी कांग्रेस की 1.5 साल के कार्यकाल में पीडब्ल्यूडी की जो रेशो थी हरदा जिले में बनाने की, वो 1 साल में 1.5 किलोमीटर, और हमारी जो रेशो है उससे पहले शिवराज जी की सरकार में 103 किलोमीटर सड़क बनाई थी। यानी आप सोचिए 1 साल में हम 103 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं, और ये 1.5 साल की सरकार में कुल 3 किलोमीटर सड़क बनाई है। पीडब्ल्यूडी के आंकड़े हैं, आप देख लीजिए, उनसे पूछिए। कि हरदा में डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। सड़कों पे देख लीजिए गड्ढे ही गड्ढे हैं। मेरा जन्म भी यही हुआ है, मेरी शादी भी यही हुई है। कम से कम मंत्री जी का 25 साल का कार्यकाल था, वो एक ओवरब्रिज बना देते रेलवे फाटे पे, तो उसको हम बोल देते कि हाँ इन्होंने विकास किया है। विकास के नाम पे बीजेपी जीरो है। इन्होंने विकास के नाम पे सिर्फ अपने ऑफिसेज बनाए हैं और कुछ नहीं किया है। देश को पूरा बेच डाला है। देश निजीकरण की कगार पे है। रोजगार खा गए, शिक्षा खा गए। पूरे जितने स्कूल थे, आप देख रहे हैं कि 18,000 स्कूल मध्य प्रदेश में केवल बंद किए गए हैं। तो वो क्यों किए गए हैं? मेरा सवाल ये है, यदि आप विकास की बात करते हैं तो विकास शुरू होता है एजुकेशन से, और एजुकेशन सिस्टम इन्होंने खत्म कर दिया है। क्या इसको विकास कहते हैं? क्या ये चुनाव जीतने का जो फार्मूला है, एक मिनट ओम भाई, नरेंद्र मोदी से लेकर दिल्ली से लेकर हरदा तक बीजेपी का एक ही फार्मूला है, पैसा से सत्ता लो और सत्ता से पैसा कमाओ। एक ही काम। एक मिनट, जितने लोगों ने बोला बीजेपी के अभी तक, भूमि पूजन से आगे एक नहीं जाता। ये सब भूमि पूजन बताते हैं, स्वीकृत है ये बताएंगे, इसके आगे ये बात नहीं करते हैं, क्योंकि भूमि पूजन के बाद ये ठेकेदारों से पूरा पैसा खा जाते हैं, कमीशन खा जाते हैं, ठेकेदार आता ही नहीं है, सब भग जाते हैं छोड़ के। ये जो उनके अपने निजी अनुभव बता रहे, कांग्रेस के समय में हमारे यहाँ सहकारिता में जिस प्रकार आंदोलनों को पलीता लगाया है, 10 रुपये के नोट में इन्होंने गैस सिलेंडर बांटे 3,000 के, ये कांग्रेस की। और सुनो तो, वो 3,000 रुपये सोसाइटी के खाते में कर दिया। आज भी एक एक सोसाइटी को देखोगे तो 50-50 लाख रुपए कर्जा किसानों के ऊपर है। मनाखेड़ी एक सोसाइटी है गांव में पास में, वहां पे 52 लाख रुपए 10 रुपए के हिसाब से 3,000 के रुपए से पैसे निकाल लिए, और 52 लाख रुपए आज भी किसानों के नाम पे है। उसी में ऋण माफी के नाम पे लिया कि इनके ऋण माफ कर देंगे। पता चला कि कृषि के लिए ऋण माफ हुआ, उनका वहीं का वहीं 52 लाख है। उसमें भी ये कर दिया कि आधा ऋण जो रहेगा वो सोसाइटी के माथे कर दिया और आधा बैंक के माथे, वो भी माफ नहीं हुआ। ये 10 दिन में ऋण माफ करने वाले लोग हैं, तो ये कल्पना लोक में जीते हैं, इनको जीने दो, इनको हमारा आशीर्वाद है। कमलनाथ जी ने 30,000 किसानों का कर्जा माफ किया, कमल पटेल ने विधानसभा में उसको स्वीकार किया है। मेरे पास FIR की कॉपी रखी मैडम। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, कॉपरेटिव के, हमारे पास नहीं जान देते, क्योंकि ये भी जेल में जाएंगे। इनको मालूम है यदि कर्मचारी जेल में जाएगा तो बीजेपी के तमाम नेता जेल में जाएंगे। भ्रष्टाचार तो राजीव गांधी जी ने खुद ने कह दिया था कि 1 रुपया पहुंचाता हूँ, 15 पैसे आते। पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत, विधायक, सांसद, पूरी कांग्रेस की सरकार थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, इनके 60 साल के शासन में एक भी शौचालय नहीं बनाया। प्रधानमंत्री जी ने पूरे शौचालय बनाए। 10 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना दी। हमारी बहनों को उज्ज्वला योजना का फायदा दिया। भाजपा राजनीति करती है, गौ माता के नाम पे राजनीति करती है, धर्म के नाम पे। ये बोलते हैं 15 महीने में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार में गांव-गांव गौशाला बनने का अगर किसी ने गौ सेवक का काम किया तो कमलनाथ जी ने करा। इन लोगों ने 20 साल और कब से राजनीति कर रहे हैं, 25 साल से इनकी सरकार है, 20 साल से, ये बता दें। और ये उसके बाद हमारे 15 महीने के बाद भी अभी इनके 2 साल हो गए, इनने गौ माता के लिए क्या किया? जो गौ माता के, सुनो 1 मिनट और, अभी गौ माता को लंपी बीमारी से ग्रसित है, उसकी कोई इलाज की व्यवस्था कोई कर रहे हैं क्या? ये बात बताएं हमको। गांव जितनी गौशाला है उनमें लंपी वायरस के मवेशियों को, गौवंश को पूरे टीके लग रहे हैं। दूसरी बात, पंचायत स्तर पे गौशालाओं का निर्माण हो रहा है। ये सिर्फ झूठ बोलना जानती है कांग्रेस। आज 100 बिस्तर जो हमारा जिला चिकित्सालय है, उसके साथ ही एक 100 बिस्तर वाला एक जिला चिकित्सालय और उसका उन्नयन करते हुए उसका भूमि पूजन हो चुका है, उसका काम चल रहा है। आज आप देखकर आइए शासकीय अस्पताल, पूरी व्यवस्था यहाँ सरकारी अस्पताल में कितनी उम्दा है और सारी व्यवस्थित, डॉक्टरों कहीं कोई कमी नहीं है। बिजली के बिल हम देखेंगे कि कमलनाथ सरकार आई थी और इंदिरा ज्योति जो योजना चली थी उसमें लोगों का बिल 100 रुपये आता था, और आज हम वर्तमान में देखेंगे तो ये पब्लिक खड़ी हुई है पूरी। आप पब्लिक में जैसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि आप आज वर्तमान में बिजली के बिल की क्या स्थिति है। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हर महीने लोगों पे वजन बढ़ रहा है बिजली के बिलों का। ये बहुत बड़ा फेलियर है। चलिए आम पब्लिक से ही थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि बिजली के बिल का क्या हाल है, कितना बिल आ जाता है?
बिजली का बिल का यहाँ कंडीशन ख़राब है और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ यह हरदा है, लेकिन नाम है हरदा, गलियों में है गर्दा, इसी का नाम है हरदा। और मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसान है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसान हैं और सबसे ख़राब कंडीशन और है इस समय तो किसानों की है। और रही बात रोज़गार की, तो यहाँ रोज़गार के नाम पे जीरो है। लोग यहाँ से इंदौर जाते हैं कमाने और इंदौर के लोग यहाँ आके नौकरी करते हैं। ये सबसे अपने को दुख की बात है जो है ये हरदा। मुझे सबसे ज़्यादा दुखी इस हरदे पे है, क्योंकि मैं यहाँ पे 3 महीने से देख रहा हूँ। यहाँ की रोड की व्यवस्था देख लीजिए आप देख लीजिए। आप घंटा घर जाएंगे तो वहाँ की जो चौड़ी सड़क की बात करते हैं, वो मुँह में तो ज़रूर है चौड़ी सड़क, लेकिन रोड बिल्कुल भी चौड़ी सड़क नहीं है। यहाँ पे ट्रैफिक की सबसे ज़्यादा परेशानी है। जिस बात की आप कर रहे हो, मंडी की बात कर रहे हो, यहाँ से गुजरो तो गुजरने वाला आदमी अपनी शक्ल भूल जाए कि मंडी के उस पर है क्या। को दे रहे हैं, आज ही प्रधानमंत्री जी 75,000 नौकरियां बेरोजगारों को दे रहे हैं। हर महीने रोजगार के कैंप लगते हैं। अब इनको तो हो करना, अब ये इनको जीवन भर हो करना है। कमल का फूल खिलेगा और राष्ट्रवाद चमकेगा। हो 1990-91 में मध्य प्रदेश विधानसभा मैडम ये बीना में ऑयल रिफाइनरी जो हुई है ना, जब वहाँ शिफ्ट हुई थी मध्य प्रदेश विधानसभा में ये प्रस्ताव किया गया था कि छिपावड़ हरदा जिला में एक बड़ा औद्योगिक केंद्र खोला जाएगा ताकि रोजगार का जो नुकसान हुआ हरदा जिले के किसान या हमारे युवाओं का वो दिया जाएगा। आज तक नहीं हुआ। हरदा में एक उद्योगिक केंद्र बना है जो यहाँ पे सब तमाम गुजराती भाई हमारा रोजगार कर रहे हैं, वो कांग्रेस ने स्थापित किया। रोलगांव में यहाँ पे रोजगार केंद्र स्थापित किया जाना था, औद्योगिक केंद्र, आज तक नहीं हुआ। एक इंडस्ट्री पिछले इतने साल से यहाँ पे विधायक हैं, मंत्री हैं, इनकी सरकार है, वो अलग विषय है। चुनाव क्यों जीतते हैं, क्यों हारते हैं, पूरी सबको मालूम है। एक उद्योग ये लोग लाए तो बताएं। हमारा निवेदन ये है, एक सोयाबीन प्लांट था वो बंद हो गया, वो भी बंद हो गया। एक इंडस्ट्री ये लोग नहीं खुला पाए, कॉलेज ये लोग खोल नहीं पा रहे हैं, स्कूल खोल नहीं पा रहे हैं, सड़कों का पैसा खा जाते हैं, रोजगार मिलेगा कहाँ से? देखिए मैडम, रोजगार तो बहुत दूर की बात है। आप तो ये बताइए, आम आदमी से पूछिए उनका रोज का गुजारा भी हो पा रहा कि नहीं हो पा रहा। महंगाई से रोजगार से गुजारा नहीं हो पा रहा तो रोजगार कहाँ से लाएंगे जब रोजगार पे गुजारा ही नहीं हो पा रहा। आदमी की जो डेली नीडेड है, रोज की आवश्यकता की वस्तु वो खरीद नहीं पा रहा, तो रोजगार की स्थिति पूछने की जरूरत ही नहीं है। रोजगार की क्या स्थिति? अब आदमी की परचेजिंग कैपेसिटी खत्म हो गई है, लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, लोग परेशान हैं। बिजली का बिल भरने में आज देखिए 2000 के बिजली बिल में आदमी की हालत खराब हो रही है। 500 रुपए का बिजली बिल नहीं भर पा रहा। इसका मतलब है कि रोजगार का सत्यानाश हो चुका है। रोजगार केवल एक सीमित पार्टी के प्रत्याशियों का, उनके नेताओं का, उनके कार्यकर्ताओं को मिल रहा है। आमदनी किसानों की जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हरदा जिले की है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, नाबार्ड के आंकड़े बोल रहे हैं। हमारे कांग्रेसी मित्र थोड़ा सा इधर उधर पढ़ा करें तो उनको जानकारी मिलेगी। नाबार्ड, रिजर्व बैंक, इनके तथ्यात्मक आंकड़े जो बताते हैं क्रय क्षमता हरदा के किसानों की मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, इनको अध्ययन करवाइए, नाबार्ड की वित्तीय जो लेन देन है उससे बात कीजिए। इसके बाद बैंकिंग सेक्टर की जो स्थिति है, सबसे ज़्यादा किसानों के खाते व्यवस्थित और सुव्यवस्थित चल रहे हैं। यहाँ पर 4000 करोड़ रुपए की फसलें मान लो होती है। एनपीए जो खाते हैं वो सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के। एक आध सोसाइटी में चल के देख ले। अभी सबने अपनी बात हर क्षेत्र के लिए रखी, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए और किसानों के लिए। यहाँ बड़े बड़े दिग्गज नेता, मेरे वरिष्ठ साथी और भाजपा के लोग बैठे हैं। मैं एक भाजपाइयों के लिए कहना चाहता हूँ कि पीने की तलब होती है तो मैखाने में जाके बैठ जाते हैं, पीने की तलब बैठते हैं तो मैखाने में जाके बैठ जाते हैं, और 2 कदम लड़खड़ाते हैं तो साकी को दोष दे बैठते हैं। इनका काम है मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थूत। ये भाजपाइयों को दोष रहा है। रही बात यहाँ पर शिक्षा की, 12 साल हो गए केंद्रीय विद्यालय के यहाँ पर घोषणा किए हुए, लेकिन आज तक केंद्रीय विद्यालय के लिए इन्होंने भूमि पूजन करने के बाद किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया। भाजपा कार्यालय में नारियल का बोरा है, जहां पर भूमि पूजन होता है वो नारियल निकाला जाके फोड़ देते हैं। खाद को लेके इनकी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री रमेश जी पटेल ने यूरिया के लिए भारी संकट की बात करी थी। दूसरी बात, सड़क की हालत कितनी खराब है ये उन्हीं के नेता जो नगर पालिका के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी जैन रहे हैं, उन्होंने सड़क के लेके अपनी बात रखी थी। रोजगार की स्थिति, चूंकि यह कृषि क्षेत्र है, यहाँ पर आदमी मजदूर सभी प्रकार के लोग रहते हैं, पर यहाँ पर रोजगार की स्थिति भी लोगों को प्रॉपर रूप से नहीं हो पाई है।
लेकिन आयुष्मान कार्ड में हो क्या रहा है कि अगर नर्सिंग होम वाले, भैया आप सरकारी अस्पताल को अच्छा कर दीजिए, वहाँ व्यवस्थित कर दीजिए, तो आपको आयुष्मान कार्ड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके अस्पताल चूंकि अस्त व्यस्त हैं, इसलिए आपको आयुष्मान कार्ड की जरूरत पड़ रही। और आयुष्मान कार्ड में आपने देखा कोरोना काल में जो नर्सिंग होम वाले हैं उनने इलाज कुछ नहीं किया, 1.5 लाख 2-2 लाख के बिल बनाए हैं, घोटाला हुआ। आयुष्मान कार्ड में होगा कि सर्दी जुकाम होगा या कोई बीमारी, इलाज किसी बीमारी का बता करके ये घोटाला होगा। यदि आपको वास्तविक स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी करनी है, जिले के अस्पतालों को और स्वास्थ्य के जो केंद्र हैं सामुदायिक स्वास्थ्य उनको सही करिए। आपकी आयुष्मान योजना ये केवल भंडारा करने का काम है, ये केवल तुम्हारे जो घोटाले होंगे सिर्फ इसके माध्यम से, जो ये तुम्हारे नर्सिंग होम वाले हैं प्राइवेट, भाई सरकारी में इलाज नहीं हो रहे तो बना रहे हो आप। नर्सिंग होम में गरीब आदमी जो इलाज करा रहा है वो भैया को नहीं पच रही है। हमारे यहाँ हरदा जिले में नर्मदा मैया जो है जीवन दायिनी है पूरे जिले की, मगर वर्तमान में भाजपा का शासन है पिछले 18 साल से, और अभी 1 साल का कार्यकाल और बचा है। इन 18 सालों में नर्मदा जी की छाती को पोकलेन और जेसीबी के माध्यम से इतना छल्ली कर दिया जा रहा है, रोज सैकड़ों की संख्या में ओवरलोड डंपर हरदा से निकल रहे हैं, सड़कों को छल्ली कर रहे हैं और निकल रहे हैं इनके अधिकारियों के बंगलों के सामने से, मगर आज तक किसी अधिकारी ने उन पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि उन पे लिखा है डूडी बिल्ड कौन, डूडी बिल्ड कौन का है हरदा में बच्चा बता देगा। प्रशासन की हाथ डालने की हिम्मत नहीं है। माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में ये सब चल रहा है और हम कहते हैं नर्मदा भक्त। से सिर्फ ये पूछ लीजिए कि कांग्रेस के समय में स्टेट गवर्नमेंट को रॉयल्टी कितनी जमा होती थी हरदा से और अब कितनी, 2 प्रश्न कर लीजिए मेरे तरफ से। चलिए इसका जवाब चाहूंगी। देखिए, रेती के मामले में ये टेंडर की बात कर रहे हैं, क्या नर्मदा को माँ बोलते हो और कानून बनाया है, विधानसभा में कानून बना है, उसको जीवित इकाई माना गया है। फिर ये पोकलेन मशीनें क्यों चल रही, उसमें मशीनें शख्स मशीन चल रही जो नदी में पंप के द्वारा रेत फेंकते ही बाहर, वो मशीनें चल रही है, जबकि इस पर प्रतिबंधित है ये, और ये बड़ा अपराध है। पर एक भी अपराध पंजीबद्ध किया हो तो बताओ। नर्मदा को पूरा लूट लिया इन लोगों ने, और कमल पटेल खुद मिले हुए खुद करवा रहे हैं और अपने आप को नर्मदा पुत्र बोलते हैं। तो इन्होंने एनजीटी में केस दायर किया था, आपको मालूम होगा, और अभी 2 डंपर पुलिस के कस्टडी से बाहर निकल गए, चले गए। जब हम छोटे थे नर्मदा नदी में जब जाते थे नहाने के लिए तो वहाँ रेत इतनी होती थी कि हम चल नहीं पाते थे, और आज नर्मदा की स्थिति है कि जब हम जाते हैं तो रेत के कण नहीं मिलते हैं, वहाँ पर रेत के कण ही नहीं मिलते, पत्थर मिलते हैं। पूरा आप देख लीजिए, नर्मदा के किनारे जाइए, पूरा रेत छलनी कर दिया। नर्मदा में रेत नाम की कोई चीज नर्मदा का तो अवैध उत्खनन हो रहा है। आप यहाँ पे एक गोंदा गांव कला है गांव, वहाँ से नर्मदा जी का एक त्रिवेणी निकलता है, वहाँ पे पिछले साल जलकुंभी जमा हो गई थी। जलकुंभी कब होती है? जब नीचे की रेत खत्म हो जाए तो उसमें कीचड़ हो जाता है तो जलकुंभी आती, वहाँ पे जलकुंभी हो रही। मतलब नर्मदा को इतना ज्यादा उत्खनन हो गया है कि नावों से और पोखरन मशीनों से उसकी रेत निकाली जा रही है, उसके अस्तित्व को खतरा पहुंचाया जा रहा है, और ये अपने आप को नर्मदा भक्त कहते हैं। अवैध खनन जैसे ही सरकार बदली उसको बंद किया गया, लेकिन जो आदतन अपराधी थे रेत खनन के, उनको रोकने के लिए लगातार माननीय मंत्री कृषि मंत्री जी ने अभियान चलाया, और हमारी सरकार बनने के बाद तक उनको बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया और अवैध खनन रोक दिया गया है। और धन बल के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको मदद की थी, उससे जीते थे। आप बताइए, जब पिछली बार मैं जीता था 75,000 करीब वोट मिले थे, इसके बाद 80,000 वोट अभी मिले, तो वोट बढ़े हैं, कांग्रेस के कम नहीं हुए। तो ये भाजपा के लोगों ने गलत तरीके से चुनाव जीता था, पैसे लगा के। आप उनसे पूछिए तो कितना पैसा, इनके जो रिश्तेदार है कमल पटेल के, उनके खाते चेक कर लीजिए, कितने केसीसी बनवाए थे चुनाव के पहले उन्होंने, और वो पैसा कहाँ गया ये पता बताए तो समझ में आ जाएगी। इनको तो वोट नहीं मिलती है, कुछ भी करो। अभी नगर पालिका में हम जीत गए तो पैसे जीते, भाजपा जीत गई तो पैसे जीते, ये तो विधायक जीते, अच्छे काम करते तो 93 में दिग्विजय सिंह सरकार बनी, कमल पटेल विधायक बने, 98 में फिर दिग्विजय सरकार बनी, कमल पटेल जी विधायक बने, फिर बीजेपी की सरकार है। 5 साल में जनता इनसे धाप गई। ये अच्छा काम करते तो फिर हम पैसा कहीं नहीं चलता। मामा जी का नारा है कि महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बेटी पढ़ाओ तो चल रहा है, पर बेटी बचाओ के बारे में कोई काम नहीं हो रहा है, और प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इन सब लोगों से कह रहे कोई आरोप मत लगाओ। 7 तारीख से जय किशोरी जी की श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान है मंत्री जी करा रहे, उसमें आओ, सद्बुद्धि पाओ और हरदा को वृंदावन धाम बनाओ। पार्टी जिसको भी तय करेगी, हम सब मिलकर करेंगे। कमल पटेल का भ्रष्टाचार, उसका निकम्मापन, इस क्षेत्र को जो बर्बाद किया है इन लोगों ने, हरदा के साथ पूरे प्रदेश को। इस बार कमलनाथ जी के नेतृत्व में अगली सरकार कांग्रेस की बन रही है, हम पूरे आश्वस्त हैं उसमें।
पब्लिक किस कांग्रेस की आर के दोगने जिंदाबाद। किसको? कांग्रेस की सर, किसकी कांग्रेस की। तो ये थी हमारी हरदा विधानसभा सीट। यहाँ पे विकास के मुद्दे हैं, सड़क के मुद्दे हैं, कृषि के मुद्दे हैं, शिक्षा के भी मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भाजपा के कमल पटेल यहाँ से विधायक हैं, और लेकिन कांग्रेस काफ़ी आशावान है कि अगली 2023 में यहाँ से कांग्रेस जीतेगी। लेकिन भाजपा का भी प्रबल दावा है कि वो भाजपा फिर से यहाँ पे सरकार रिपीट करेगी। इसके अलावा दसूत्र ने इलाके के प्रबुद्धजनों, वरिष्ठ पत्रकारों और आम जनता से बात की तो कुछ और गंभीर सवाल निकलकर सामने। पहला सवाल, इलाके में ट्रैफिक जाम बड़ी समस्या है, इसके लिए क्या कदम उठाए? दूसरा सवाल, आप कृषि मंत्री, इलाके में एक भी एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं, क्यों? तीसरा सवाल, आपने इलाके के विकास के लिए कितनी राशि खर्च की? चौथा सवाल, इलाके में रोजगार के लिए कितने उद्योग स्थापित हैं? और पांचवा सवाल, मां नर्मदा में अवैध उत्खनन रोकने के लिए क्या कदम उठाए? विधायक के पास जनता के इन सवालों का कोई जवाब नहीं। विधायक जनता के सवालों से भागते नजर आए। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।